चलो देखो, अब बता रहे हैं कि इस दौरान जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना है, सबसे पहली बात इसके बारे में कुछ पॉइंट याद रखना है। याद क्या रखना है, समझ लिए हो तुम, आराम से समझ याद रख सकते हो। पहली बात कि प्रोटॉन ग्रेडियंट किसके अक्रॉस बना है, सबसे पहला पॉइंट ये है। तो किसके अक्रॉस बना है, तो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस बना है। और थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे, तो तुम समझ चुके हो, बिटवीन कहा, एस्ट्रोमा एंड ल्यूमेन के अक्रॉस, यानी कि थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस स्टोमा एंड ल्यूमेन के बीच में प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन गया। इस दौरान प्रोटॉन का रिजर्वायर की तरह एक्ट कौन कर रहा है, तो ल्यूमेन। दिस इज प्रोटॉन रिजर्वायर। तो ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। दूसरी बात, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए 4 एक्टिविटी रेस्पॉन्सिबल है। लिखेंगे उतना नहीं, हम समझा देंगे पूरा, लिखा हुआ सब नोट्स में है। 4 एक्टिविटी में, जब पहला एक्टिविटी और दूसरा एक्टिविटी, ये दोनों एक्टिविटी पीक्यू से रिलेटेड है। ठीक है, 4 एक्टिविटी बात करेंगे, 1, 2, 3 और 4। सॉरी, फर्स्ट और थर्ड वाला पीक्यू से रिलेटेड है। देखो, पीक्यू ने, प्लास्टोक्विनोन ने ही तो उस 2 फ्री इलेक्ट्रॉन के एनर्जी की मदद से एस्ट्रोमा से प्रोटॉन खींच लिया, मतलब -H+ खींच लिया। तो एक तो एक्टिविटी है। और वही पीक्यू जब प्लास्टोक्विनोल बन गया, तो PQH2 ने ही तो ल्यूमेन में प्रोटॉन फेंक दिया। तो बताओ, ये घटाना और बढ़ाना, यही तो ग्रेडियंट बना रहा है ना। तो 2 जगह तो प्लास्टोक्विनोन और प्लास्टोक्विनोल की वजह से ही, मतलब 2 कारण तो यही हो गया कि प्लास्टोक्विनोन ने स्टोमा से खींचा और प्लास्टोक्विनोल ने ल्यूमेन में फेंका, इस वजह से ग्रेडियंट बना। और 2 कारण क्या है, एक कारण वाटर का स्प्लिटिंग है। वाटर के स्प्लिटिंग की वजह से ल्यूमेन में प्रोटॉन का बढ़ना, प्लस ल्यूमेन में प्रोटॉन का बढ़ना, ये भी ग्रेडियंट बनाने में हेल्प कर रहा है। चौथा क्या है, NADP रिडक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में NADP ने जो एस्ट्रोमा से प्रोटॉन खींच लिया, -H+, खींच लिया, ले लिया, रिड्यूस हो गया, तो इसकी वजह से भी एस्ट्रोमा में प्रोटॉन घटा है। इन 4 एक्टिविटी की वजह से इस थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस अभी तो तुम याद रखो कि प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, पोटेंशियल वगैरह वर्ड कल लाएंगे। प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है और इसकी वजह से ल्यूमेन में खूब सारा प्रोटॉन हो गया और एस्ट्रोमा में खूब कम प्रोटॉन हो गया। इसकी वजह से ल्यूमेन से अब प्रोटॉन बाहर जाने की कोशिश करने लगा। फाइनली F0 F1 पार्टिकल के थ्रू जब 3 प्रोटॉन थ्योरेटिकली क्रॉस करता है तो एक एटीपी बन जाता है। यहाँ पर भी कुल मिलाकर एटीपी का सिंथेसिस हुआ है, लेकिन आप इस टाइप के एटीपी सिंथेसिस को फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों बोले, सवाल ये है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों बोले, क्योंकि एटीपी तो बना सही, लेकिन ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है, ये सारा खेल इस वाटर के स्प्लिटिंग होने के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से हुआ है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो प्लास्टोक्विनोन एस्ट्रोमा से प्रोटॉन नहीं खींचता, तो ये भी नहीं होता। और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता मतलब वाटर स्प्लिट ही नहीं होता, तो फिर PQH2 भी नहीं बनता ना, तो फिर तो NADPH2 भी नहीं बनता ना। और फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से आया, लाइट एनर्जी की मदद से वाटर के स्प्लिट होने से आया। और लाइट एनर्जी की मदद से वाटर का स्प्लिटिंग हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, प्रोटॉन निकला। इसी इलेक्ट्रॉन के फ्री एनर्जी की मदद से और प्रोटॉन जमा हुए ल्यूमेन में एटीपी का सिंथेसिस हो गया। कुल मिला के लाइट एनर्जी की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन में एनर्जी आया, फ्री इलेक्ट्रॉन के एनर्जी की मदद से फाइनली एटीपी बना। सो दैट फोटोफॉस्फोराइलेशन। बोलो जी, समझ में है इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों बोलते हैं? यस सर। हर्ष, तुम ही सब पूछ रहे हैं सर फोटोफॉस्फोरेशन नहीं पढ़ाइएगा क्या, नहीं पढ़ाइएगा क्या, हो गया पढ़ाए आज, आधा यस पढ़ाए, सर। आधा पढ़ाए, पूरा नहीं पढ़ाए, क्योंकि केमी osmotic थ्योरी हम दोनों का एक साथ कंपैरिजन करके कल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ। अब मेरा एक सवाल है, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, 1 मिनट सुना, कौन आ रहे हैं?
आगे जी सब लोग। Yes, sir. अरे वो Yes, sir. थोड़ा रूम में रिपेयरिंग हो रहा है ना, तो मतलब कि मकान मालिक आ गए थे बीच में, तो रिपेयरिंग कहाँ कहाँ होगा वो दिखाना पड़ गया। हाँ चलो, तो मेरा सवाल पता है क्या है कि अगर ऐसा है कि इस वाटर के स्प्लिटिंग से इलेक्ट्रॉन निकलता है और इलेक्ट्रॉन के फ्री एनर्जी की वजह से प्रोटॉन का ग्रेडियंट जमा किया जाता है और एटीपी बनता है, तो एक बात बताओ ना, मतलब कुल मिला के ये नहीं कि लाइट एनर्जी से वाटर टूटता है, तब तो मान लो कि ये जो है तुम्हारे घर के बगल का पोखर या नाला है ना, और नाले में बहुत सारा क्या पानी, और दिन में क्या है धूप है, और धूप का सनलाइट यहाँ गिर रहा है, और वाटर क्या हो रहा है टूट रहा है, प्रोटॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन निकल रहा है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन को वहां पे कोई लेने वाला नहीं है क्योंकि वहां पे ईटीएस नहीं है ना नाले में, तब तो लाइट एनर्जी आया, वाटर टूटा, फ्री इलेक्ट्रॉन निकला, ये एनर्जी रिलीज करेगा, ऐसे कई सारे वाटर टूटेंगे, एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा, तब तो पानी में आग लग जाएगा। है? समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? है? तो पानी में आग लग जाएगा ना भाई। कोई बता सकता है ऐसा क्यों नहीं होता, क्या ऐसा होता है? ये देखो ये रहा, ये मान लो कि ये मेरा बोतल है, ये बोतल है, मान लो बोतल का ढक्कन है, अब सनलाइट इसमें गिर गई कैसे भी यार, पानी था इसमें, सनलाइट गिर गई कैसे भी, अब पानी टूट गया, पानी के टूटने से क्या बन गया H प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कोई एक्सेप्ट किया नहीं, बोतल में आग लग गया, क्योंकि वाटर टूट रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, प्रोटॉन निकल रहा है, उसमें करंट पैदा हो गया पानी में। क्या क्या लगता है ऐसा हो रहा होगा वहां? अरे जल्दी बोलो यार। No, sir, नहीं हुआ होगा ऐसा। क्यों नहीं हो रहा होगा? लाइट एनर्जी तो आ रहा है ना यार। अरे बाट इन सारे सर वो पानी, इवेपोरेट हो जाएगा तब तक। अरे नहीं रे, पानी तो रहेगा उसमें, वहां ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स थोड़ी है। मुद्दे की बात यह है पानी तब टूटेगा जब ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के अंदर चार्ज क्रिएट हो जाए, और इसमें तब चार्ज क्रिएट होगा जब इससे एसोसिएटेड फोटो सिस्टम सेकेंड में चार्ज क्रिएट हो जाए, और इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी वाटर टूटेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके बाद, और इसका पॉजिटिव चार्ज इस वाटर को अपने साथ जुड़वा के तोड़वाएगा। ऐसा नहीं कि लाइट एनर्जी गिर रहा है, नाले में पानी टूट रहा है, पानी टूटने से आग लग रहा है नाले में और करंट लग रहा है, कोई गुजरना मत नाले के बगल से, उसमें करंट आता है दिन में दोपहर में, और उसमें आग लग जाता है दिन में, गुजरना मत उधर से, ऐसा थोड़ी है। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्लांट के अंदर है, अनएक्वायर्ड मेम्ब्रेन में है। अब समझ में आया वाटर का स्प्लिटिंग लाइट एनर्जी की वजह से कैसे होता है? Yes, बोलो। sir. रही बात कि इस नेसेंट ऑक्सीजन का क्या होता है, मैंने कहा ये मॉलिक्यूलर O2 में बदल जाता है, नहीं बदलता तो क्या होता है पता है? ये नेसेंट ऑक्सीजन उसी प्लांट के अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कर सकता था, इसको बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में वाटर टूटा है और ये नेसेंट ऑक्सीजन निकला है, तो नहीं अगर ये मॉलिक्यूलर O2 में कन्वर्ट होता तो ये फोटो ऑक्सीडेशन कर सकता था, और वो फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता तो अदर मॉलिक्यूल का ऑर्गेनिक कंपाउंड का लॉस हो जाता, लेकिन शुक्र करो कि बीटा कैरोटीन ने बचा लिया उस फोटो ऑक्सीडेशन से अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को, प्लांट के अदर पार्ट्स को, नहीं तो ऑक्सीडेशन हो जाता, फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता। ठीक है, तो ये कुल मिला के प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट ईटीएस का कंसेप्ट है। अब सुनना, इस दौरान हुआ क्या, जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम फर्स्ट से निकला था, फाइनली उसको वाटर से मिला था, तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला फाइनली वो इलेक्ट्रॉन NADP को मिल गया, और वो इलेक्ट्रॉन लौट के यहाँ नहीं आया, इसीलिए इस टाइप के फॉस्फोराइलेशन को नॉन साइक्लिक मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला यहाँ नहीं आया, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इसका मतलब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि कहीं साइक्लिक भी होता है क्या? यस होता है, वो तुमको कल शॉर्ट में बता देंगे साइक्लिक, ठीक है, उसमें भी एटीपी बनता है, उसमें वाटर का स्प्लिटिंग का रोल नहीं है, वहाँ NADP नहीं बनता, NADP लेकर नहीं बनता है, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन बस शॉर्ट में कल बता देंगे। कुल मिला के समझो कि अभी नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन तुम कर ली, और यही है कॉन्सेप्ट, जो है यही है। और इस दौरान तुम मुद्दे की बात ये सीखे कि फोटो सिस्टम सेकेंड, देखो मूल मुद्दे की बात सिखा रहे हैं, फोटो सिस्टम सेकेंड का इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें इलेक्ट्रॉन का भूख आया तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्ट किया, लेकिन फोटो सिस्टम सेकेंड टाइप, फोटो सिस्टम फर्स्ट, इसने जैसे इलेक्ट्रॉन निकाला खत इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया प्लास्टोसाइनिन से, निकाला कि तुरंत मिला, निकाला कि तुरंत मिला,
क्योंकि इसको तुरंत इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, इसको वाटर तोड़ना नहीं है, प्लास्टोसाइनिन से मिल जाता है तुरंत। इसीलिए फोटो सिस्टम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, इसलिए रेड्यूसिंग एजेंट है, और ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, ये इस पूरे लिविंग वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट है, और ये इस पूरे लिविंग वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट है, क्योंकि पूरे लिविंग वर्ल्ड में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन खाने की पावर फोटो सिस्टम सेकेंड। फिर तुम बोलोगे सर सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन खाने की पावर इसकी है, तो एनएडीपी की, अरे भाई इसमें चार्ज है ना, ये तो फाइनली फिर ईटीएस के अकॉर्डिंग चल रहा है ना। हम ये कह रहे हैं कि फोटो सिस्टम सेकेंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी है फर्स्ट की तुलना में ज्यादा है, मैं फोटो सिस्टम की बात कर रहा हूँ। और फोटो सिस्टम फर्स्ट में जो है इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, क्यों है जबकि ये भी लूज करेगा, इससे भी चार्ज आएगा, लेकिन इसको तुरंत प्लास्टोसाइनिन से मिल जाएगा। इसको क्या करना पड़ेगा, वाटर को स्प्लिट करना पड़ेगा, तब तक इसके अंदर इतना चार्ज क्रिएट हो जाएगा कि बहुत भुक्कड़, मतलब कि इसमें क्या लाइट गिरा, इलेक्ट्रॉन निकला, चार्ज। अब ये तोड़ेगा तब ना चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, तब तक अगला लाइट गिरा के अगला फिर तुरंत इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो इसको इलेक्ट्रॉन देर से मिलता है, इसको इलेक्ट्रॉन तुरंत मिल जाता है, इसलिए रिडक्टिव की तरह एक्ट करता है और ये ऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करता है। मुद्दे की बात है। और फाइनली इसका जो इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन के फ्री एनर्जी की मदद से, अब तुम देख ही रहो क्या क्या हो रहा है, सारा बात हमने यहाँ सिखाया, इलेक्ट्रॉन के फ्री एनर्जी की वजह से ये सारा खेल हो रहा है। नहीं होगा ये सब काम, वाटर स्प्लिट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्री एनर्जी की वजह से सारा काम नहीं होगा, तो फिर समझ लो क्या नुकसान होगा। ये है भाई सब पूरा। बोलो समझ में आया? अरे बोलो। यस सर। अब क्या Yes, sir. करना, अब सुनो, नोट्स तो हम पूरा फोटोसिंथेसिस का भेज दिए हैं, जो पढ़ाए हैं ये लोग को ऑफलाइन में। तुम लोग नोट्स में कहाँ तक पढ़ोगे, हम तुमको अलग से एक पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है, उसी में से छांट के। तो तुम लोग केवल उतना पॉइंट पढ़ना है अभी जो क्लोरोप्लास्ट टीपीएस का काम था है। कल का हमारा लेक्चर पूरा का पूरा लेक्चर समर्पित होगा केमी ऑस्मोटिक थ्योरी को। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी कौन सा, हम उस केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों को कंपेयर करके, और कल आते ही पहले थोड़ा सा शॉर्ट में याद दिला देना, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बता देंगे शॉर्ट में, ठीक है। और फिर हम कल पढ़ेंगे केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, और दोनों केमी ऑस्मोटिक थ्योरी को कंपैरेटिव वे में पढ़ेंगे, और यकीन मानो तुमको मजा आ जाएगा, तुमको लगेगा यार एटीपी सिंथेसिस कैसे होता है। अभी तो बस ये समझा है कि एटीपी सिंथेसिस के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे जमा होगा, तो वो होगा ईटीएस की वजह से। ईटीएस करता क्या है, प्रोटॉन ग्रेडियंट जमा करता है, कैसे, तो इलेक्ट्रॉन के फ्री एनर्जी की मदद से। अब वो इलेक्ट्रॉन फ्री एनर्जी क्लोरोप्लास्ट की केस में कहां से है, वाटर के स्प्लिटिंग से है फाइनली, और उसमें कहां से आया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे जमा होगा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस इलेक्ट्रॉन के फ्री एनर्जी की मदद से प्रोटॉन जमा होगा। कैसे होगा, कल पढ़ाया मैंने। तो कल के लेक्चर में आने से पहले दोनों ईटीएस को अच्छे से पढ़ के आना, तभी आएगा मजा, नहीं तो पूरा लेक्चर लगेगा तुमको बोर, यही होगी तुम्हारी सजा, ठीक है। तो चलिए आज की सभा यहीं समाप्त कर, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। सर आप बोले थे हाँ, सिस्टम 1 जो है वो इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग पहले आया। अरे यार ये कहानी उसमें फिर तुमको हम समझा नहीं पाएंगे, लोग समझाते हैं एक्चुअली क्या, फोटोसिंथेसिस तुम नहीं पढ़े हो ना। देखो पहले बैक्टीरिया वगैरह आए थे दुनिया में, ठीक है, तो उसके अंदर फोटो सिस्टम 1 था, और वही लोग फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, ठीक है, और वो नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। पूरा कहानी सुना गया तुमको, तो पूरा कहानी सुनाने में फिर इस चैप्टर का टाइम ही हो जाएगा। और बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे फोटो सिस्टम 2 जब इवॉल्व हुआ, तब जाके O2 इवॉल्व हुआ पहली बार, और ऐसा हुआ साइनोबैक्टीरिया के अंदर। तब जाके ऑर्गेनिज्म के अंदर धीरे धीरे जब यूकेरियोट आने लगे, प्लांट्स वगैरह, तो उसमें 1 और 2 दोनों पाए जाने लगे ग्रेना थालाकॉइड। अदरवाइज पहले सिर्फ फोटो सिस्टम 1 पाए जाते थे, इस यहाँ पे 1 और 2 बोला गया, मतलब इवॉल्व पहले 1 किया गया, बाद में 2 किया गया है। लेकिन एनसीईआरटी क्या कहती है कि पहले डिस्कवर ये किया गया, बाद में किया गया। तुमको एक बात बताओ, जब इवॉल्व, एक बात जान लो कि जब ये दोनों डिस्कवर कह रहे हैं कि पहले ये किए बाद में ये किए हैं, तो एक बात बताओ ना, वर्क तो दोनों साथ ही करता है ना, वर्क तो दोनों साथ ही करता है ना। आप ये बाद और चक्कर का क्या, पहले और बाद का चक्कर क्या दिखा रहे हो, वर्क तो दोनों एक ही साथ करता है। फोटो सिस्टम 1 और 2 कहाँ, जहां अभी आप प्लांट के अंदर स्टडी कर रहे हो, 1 और 2 तो एक ही साथ वर्क करता है। तो ये कहना कोई फर्जी कॉन्सेप्ट होगा कि हमने पहले 1 को डिस्कवर किया, तब आप डिस्कवर करोगे तो दोनों को साथ ही करोगे, क्योंकि दोनों का वर्क एक दूसरे से मिलता जुलता है, क्योंकि अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकली है तो वही इलेक्ट्रॉन इससे गई है। तो आप ऐसा कैसे हो सकता है कि आप पहले इसको डिस्कवर कर लो, और अगर आप इसको पहले डिस्कवर किए किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरिया के अंदर पहले तो ये डिस्कवर किया गया है, आप तो कह रहे हो प्लांट के अंदर डिस्कवर किए हैं।
ठीक है। बाकी इसमें और भी कई सारी बातें हैं जो हम फोटोसिंथेसिस में बताए थे। अब क्या वो पूरा 2 पेज का कहानी सुनाए थे एक लंबा सा, तो वो कहानी यहाँ पे सुनाना संभव नहीं है। तुम्हारा और कोई दूसरा डाउट हो तो इसी से रिलेटेड अगर दूसरा हो तो बोलो। ये कहानी बस अभी यूं याद रखो कि हम तुमको फोटोसिंथेसिस में बताएंगे बकायदा अच्छे से, जो पढ़ा उनको बताए हैं कि 1 और 2 इवोल्यूशन के बेसिस पर। एक पूरा लंबा कहानी सुनाए थे, हेडिंग था उस कहानी का इवोल्यूशन ऑफ मेटाबॉलिज्म इन लिविंग वर्ल्ड। जो पढ़े उनको याद है क्या दे रहा? यस सर, याद है। इवोल्यूशन ऑफ मेटाबॉलिज्म इन लिविंग वर्ल्ड। और इस कहानी से 2 सार निकली थी। एक सार ये निकली थी, इस पूरी कायनात में सबसे पहले मेटाबॉलिज्म के नाम पे ग्लाइकोलाइसिस आया है, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस पूरे ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन की माता है। इसी से सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन इवॉल्व हुए हैं। और दुनिया में जितने अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हैं इसी के इंटरमीडिएट से मॉडिफाई हो के बने हैं। इस कहानी का सार ये था। और इसी कहानी के दौरान हम ये भी प्रूफ किए थे कि पहले फोटोसिस्टम 1 आया है, देन 2 आया है, और जब 2 आया तब जाके O2 इवॉल्व हुआ है। अब वो यार वो पूरा कहानी हम यहाँ नहीं सुना पाएंगे, बहुत 1 घंटे का कहानी सुनाते थे, टाइम वेस्ट हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और बोलो कोई डाउट हो तो। सर माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस में जब एफएमएन सर रिड्यूस्ड हो गया था एफएमएनएच2 में, हाँ तो सर वो कैसे सर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में सर कैसे वो अपना प्रोटॉन सर डंप किया था? अरे वो यार बता रहे हैं, ये मेम्ब्रेन था ना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन था, मान लो ये पूरा, ठीक है, और ये था एफएमएन, ये था एफएमएन, पूरा का पूरा ये मॉलिक्यूल ही एफएमएन था, प्रोटीन था। इसको मिला इधर से क्या 2 हाइड्रोजन, तो ये पूरा का पूरा प्रोटीन ना रेड्यूस्ड कंपाउंड हो गया। ये पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है, ये पूरा का पूरा रेड्यूस्ड कंपाउंड हो गया, पूरा कंपाउंड ही रेड्यूस्ड हो गया। इसके स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं वो 2 हाइड्रोजन समा गया, यूं बोलो, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन तुम थोड़ी पढ़ोगे, तो पूरा का पूरा 2 हाइड्रोजन इसमें समा गया, मतलब ये रेड्यूस्ड कंपाउंड बन गया। अब इसको जब 2 हाइड्रोजन रिलीज करना है तो मर्जी पे इधर भी कर सकता है, लेकिन ये इधर क्यों करता है? क्योंकि ये इधर से लगातार एक्सेप्ट कर रहा है हाइड्रोजन। तो इसके जो अपने मॉलिक्यूल में जो एटम होंगे वो इधर से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रख रहे हैं। फाइनली वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के बाद जो रेड्यूस्ड कंपाउंड का स्ट्रक्चर बन रहा है, उसमें से इधर वाले एटम के साथ रेड्यूस्ड कंपाउंड बनने के बाद इधर वाले एटम के साथ हाइड्रोजन डोनेट करने की टेंडेंसी आ रही है। तो इधर था तुम्हारा क्या, इधर क्या था तुम्हारा साइटोप्लाज्म, इधर था तुम्हारा क्या मैट्रिक्स। तो फाइनली सही बोले ना? अरे इधर था मैट्रिक्स, इधर था पेरी माइटोकॉन्ड्रियल, है ना? हाँ, तो फाइनली क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही उधर से इधर आ गया। अब बोलो क्लियर है कि नहीं ये वाला? यस सर। हाँ, और बोलो हो गया? यस सर, अब कोई डाउट नहीं है। हाँ, और किसी को कोई डाउट? अतीक? नो सर। हाँ, ये इरहान? नो सर। चलो जेनेटिक्स का क्लास होगा और शाम में 7 बजे होगा, अभी नहीं होगा, शाम में 7 बजे होगा। भाई साहब सभी से नम्र निवेदन है कि दोनों ईटीएस अच्छे से पढ़ के आना, तभी आप नेक्स्ट क्लास को एंजॉय कर पाओगे, मजा आएगा। ठीक है, अभी एनसीईआरटी में कुछ मत पढ़ना, अभी कुछ मत पढ़ना, कलम को पढ़ाने दो, तब पढ़ना एक साथ एनसीईआरटी, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आज की सभा यही समाप्त करते हैं।